फुटेज किसकी? लड़काना की। लड़काना को मैंने देखा तो मैं समझा कि ये तो एक मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही बुरी हालत, गलियां, पानी रुका हुआ, न सीवरेज का सिस्टम है। तो अगर ये लड़काना का हाल है तो फिर बाकी तो उसमें ज़्यादा उसकी सोच की ज़रूरत नहीं है। तो बुनियादी तौर पे हुआ क्या है कि इस अशराफिया ने, जो कि सिंध में हुकूमत करता रहा है, अवाम का खून चूसता रहा है, जो भी यहाँ पे जो दास्तानें हैं करप्शन की वो अब पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि जो हुकूमत सिंध है इस वक्त यहाँ पे, उनका जो किरदार रहा है, चाहे वो कोविड हो जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल हमारी हुकूमत की मुखालिफत करते हुए एक ऐसी लॉकडाउन कर दिया जिसकी वजह से तकरीबन एक मुआशी बहरान पैदा कर दिया। इसी तरह जब उसकी बात आई, गंदम की बात आई, गंदम में अपनी गंदम रिलीज़ ना करके जिस तरह से कि पूरे मुल्क में आटे का बहरान पैदा किया। इसी तरह एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि कराची के बारे में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जब उन्होंने वो पैकेज, कराची का पैकेज अनाउंस किया तो उसमें हमने यही देख रहे हैं कि कौन उसमें रोड़े अटका रहा है। उसमें हुकूमत सिंध रोड़े अटका रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची के अवाम को, जो कि उनके लिए पहले नहीं हुआ, अभी कोई एक बाहर की हुकूमत या जो यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनकी कोशिशों की वजह से जो ये कराची पैकेज आया वो कामयाब ना हो। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि कैसी हुकूमत है जो कि अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ जाती है सिर्फ़ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में के लिए और एक ऐसे हालात पैदा करने के लिए कि जिससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदनाम हो। तो ऐसी नेगेटिव सियासत, मनफी सियासत जो कि बुनियादी तौर पे कराची के और सिंध के अवाम के ख़िलाफ़ जाती है, उस पे वो बरसरे पैकार हैं। दूसरी तरफ बंडल आइलैंड की बात कर लें आप। अब बंडल आइलैंड एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब, जिसकी के पूरी उनकी उसका मरकज़ है, तमाम तर तवानाइयाँ उन्होंने बंडल आइलैंड प्रोजेक्ट पे भी लगाई हैं। और जिस तरह से हुकूमत सिंध, जिसने पहले NOC दिया, फिर उनको कुछ ख्यालात आए और वो नहीं चाहते कभी वो माहौलियात का, यानी अफसोस की बात है कि सिंध हुकूमत, भाई माहौलियात का तो जो कॉन्सेप्ट था वो तो था ही नहीं पहले। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब बिलियन ट्री सुनामी का ऐलान किया और खैबर पुख्तनख्वा और बाकी मुल्क के इलाकों में जब ये दरख्त के लिए, माहौलियात के लिए जितनी अहमियत माहौलियात को दी, अब उसके दावेदार पैदा हो गए हैं कि जी यहाँ पे मच्छरों का क्या होगा, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसका क्या होगा। हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने हमारी तकलीद करते हुए अभी कुछ ग्रीनरी के लिए कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे कि हमें खुशी है। हमें अगर अच्छे काम में कोई अगर हमारा वो करे तो तकलीद करे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में आप सिंध के अवाम को तो रिलीफ दें कि ये जो बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है ये तो सिंध के और कराची के लिए है। यहाँ पे किसकी इंडस्ट्रीज चलेंगी, माल कहाँ से ख़रीदा जाएगा, यहीं से ख़रीदा जाएगा। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वो यहाँ के लिए आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कारोबार होगा। तो पूछना चाहिए सिंध हुकूमत से कि क्यों वो एक ऐसे प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रही है जिसमें कि सिर्फ सिंध के अवाम को, कराची के अवाम को, कराची की इकॉनमी को, कराची की बेरोज़गारी के लिए, सिंध की बेरोज़गारी के लिए ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ये बज़िद हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि आपके ताउन से, आपके प्रेशर से सिंध हुकूमत इसमें कोई रोड़े अटकाने के बजाय वो उसके लिए मुस्बत किरदार अदा करेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिंध के लिए कोई फेडरल हुकूमत यहाँ से उसको उठा के ले नहीं जाएगी। ये यहाँ के है, यहाँ के सिंध के अवाम की वो अमानत है और वो उन्हीं की रहेगी। हम तो सिर्फ उसके लिए उसको आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बात कि देखें, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और जो कानून साजी हम करना चाह रहे हैं उसके लिए बिल भी पेश कर दिया गया है।
اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ایوان بالا میں پیسوں کے ذریعے جا کے بیٹھتے تھے، جو اپنا ووٹ بیچتے تھے، جو ووٹ خریدتے تھے، یہ اس سے نہ جمہوریت پائیدار بنتی ہے، نہ جو ہے تو اس میں کوئی ملک کا فائدہ ہے۔ یہ قانون سازی اس لیے کی گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی انتخابات ہوں وہ شفاف طریقے سے ہوں۔ ان کا اپنا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں 23 نمبر کی جو شق ہے، اگر وہ آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے کہ جب یہ آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے۔ اب اگر ہم کر رہے ہیں، اب ہم قانون ہم پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کتنا وہ سنسیئر تھے، کتنی ان میں سنجیدگی تھی، کتنی ان کی نیت ٹھیک تھی۔ تو اگر اس کو پاس کر دیا انہوں نے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم سارے ایک ہی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو انتخابات ہوں۔ ایک سیکنڈ بس، آخری 1 منٹ مکمل تو کرنے دو یار، ایک بات کر رہا ہوں نہیں، میری بات ختم نہیں ہوئی۔ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بات تو ختم کر رہی ہے۔ سنیں آنے والے 1-2 دنوں میں جو آپ عوام کے اوپر بم گرانے جا رہے ہیں، تیل کی، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کا، آپ تو عوام کو ریلیف کے لیے کہہ رہے تھے نا، تو پھر ایک نیا بم گرانے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو وہ تو آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا، تو اس پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں کہ ایک تھی پی ڈی ایم، یعنی وہ ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے، تو اس پہ پی ڈی ایم پہ تو کوئی بات کرنا، وہ تو اب سب کے سامنے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں پاکستان کے عوام کہ کرپشن کو کی پروٹیکشن کرنے کے لیے لوگ نہیں نکلتے ہیں، کرپشن کے خلاف لوگ نکلتے ہیں، چونکہ ان کو پذیرائی نہیں ملی، اس لیے کہ یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ انہوں نے یہ ناٹک رچایا تھا۔ جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں، کوئی بھی سیاسی حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عوام کو تکلیف ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور جب امپورٹ کرتے ہیں عالمی پرائسز ہیں، پاکستان میں اتنا تیل نہیں پیدا ہوتا، خدا کرے وہ دن آئے کہ پاکستان میں اتنا تیل پیدا ہو کہ ہم اس کو امپورٹ نہ کریں، تو یہ قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ جب یہ بڑھیں گی بدقسمتی سے وہ یہاں پہ بڑھیں گی، اور جب کم ہوں گی تو اس کا بھی ریلیف دیا جائے گا۔ صاحب، سندھ حکومت تو جو کر رہی ہے برا کر رہی ہے، آپ پہ بھی سوالیہ نشانات روزانہ کی بنیاد پہ رکھ رہے ہیں۔ آٹے پہ سوالیہ نشان، چینی پہ سوالیہ نشان، LNG پہ سوالیہ نشان، سوئی گیس شہر میں نہیں ہے، سوالیہ نشان، اور کل یا پرسوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں بھی آپ پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بنیادی ایک پرابلم ہے جو کہ ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ آپ کے ملک میں کرپشن کو اتنا عام کر دیا گیا تھا کہ اب اس سے جو نجات ہے وہ 30 مہینوں میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ، ابھی آپ کو اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے، نہ تو اس کی کوئی انڈسٹری ہے، نہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ جی جو وزیر اعظم تھے وہ کاروبار بھی کر رہے تھے، وزراء تھے وہ کاروبار تو چھوڑے، نوکریاں بھی کر رہے تھے، اقامے پہ وہ نوکریاں بھی کر رہے تھے۔ تو ہماری حکومت میں یہ سفر شروع ہو گیا ہے، اور اب میں آپ کو اسی سے کنیکٹ کر دوں۔ اب مثلاً اگلے سال کی رپورٹ بنتی ہے، اس میں جب اگر یہ الیکشن میں یہ ہوگا کہ جی کوئی اتنے ارب روپے میں سینیٹر بنا، کوئی اتنے کروڑ میں بنا، کوئی اتنے میں بنا، پرسیپشن کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ تاثر تو یہی بنے گا کہ جی ادھر کرپشن ہے، کرپشن بڑی ہے، بیکاز یہ ادھر تو جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ پیسے دے کے الیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے کہ اس ملک میں ہمارا جو امپریشن ہے اس کو خراب کیا ہے، اور ہماری اب یہی کوشش ہے کہ یہ بتدریج بہتر ہو۔ یہ بتا دیں کہ آپ یہاں کراچی میں موجود ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ سندھ میں ہماری دل آزاری ہو رہی ہے، اپنے کراچی اور سندھ کا ہے، اس پہ ہماری دل آزاری ہو رہی ہے، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ سندھ کو گیس بھی نہیں دیتا وفاق، سندھ کو NFC میں جو اس کا حصہ ہے وہ بھی نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مردم شماری کے جو نتائج ہیں وہ کیوں منظور کیے جا رہے ہیں، اس پہ بھی سندھ کو خدشات ہیں، یہ خلیجات بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر اس سے ناراضی ہے، میرا مقصد تو یہ تھا، کراچی شہر ہے جدھر میں کھڑا ہوں، اور سندھ وہ صوبہ ہے جس میں کہ کراچی واقع ہے، تو اگر وہ ہے تو میں سندھ کی بات کرتا ہوں۔
देखें, जहाँ तक गैस का ताल्लुक है, आपकी जो गैस पैदा होती है उसका 80% क्या बल्कि 90% सिर्फ 111 मिलियन क्यूबिक फीट बाहर जाती है। बाकी जितना आपका मैक्सिमम, जो कि आप, मुझे अब फिगर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई 1700-1800 मिलियन क्यूबिक फीट के करीब आपकी गैस है जो कि सिंध को मिलती है। जो बाहर 200 मिलियन के करीब है वो भी आपके जो पावर प्लांट्स हैं और जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं वो उनको मिलता है। सिर्फ 111 मिलियन क्यूबिक फीट आपकी बाहर जाती है जो कि आटे में नमक के बराबर है। दूसरी बात कि आपने उसका जिक्र किया मरदमशुमारी के बारे में, आपकी मीटिंग्स हुई हैं हमारे यहाँ पे MNAs ने भी, और मुख्तलिफ जो हमारी हलीफी पार्टियाँ हैं उनका भी यही वो है। उस सिलसिले में तो हल जो है वो सिर्फ नया सेंसस का जो नया सेंसस के अलावा कोई हल नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल। देखें, ये चीज़ तो वही आप जब असद उमर साहब और अली जैदी साहब, फिरदौस साहब, हलीम, ये सब आपको, ये हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं और इन्होंने इस चीज़ पे, ये सिर्फ चूँकि ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये सारे पूरे कराची या सिंध का मसला है, ठीक है। तो उस पे बिल्कुल उसको आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होना चाहिए जो भी सेंसस है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसमें अपना कंसेंसस भी लाएंगे और हम उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। इसी में शामिल कर लें एक और ये कि हुकूमत का आप कहते हैं कि अवाम को पैसा खा रहे हैं, सेंसस की मंजूरी आपकी हुकूमत ने दी, आप तो 1 करोड़ से ज़्यादा बंदे ही खा गए, तो क्या फर्क है कि आपने सिंध हुकूमत में? देखें, ये सेंसस, पहली बात तो ये है कि हमने नहीं कराया। तो आपने किया। देखें ना, वो तो हमारे वक्त में, यानी जब एक चीज़ हो जाए उसका वो हो जाए। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जो सिंध में जो मसाइल हैं और जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, अभी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की। अब कैसे हो सकता है कि आपके 500 के करीब वो लोग जो कि नैब के साथ प्ली बारगेन कर चुके हैं, वॉलंटरी रिटर्न की मायदे कर चुके हैं, आज भी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। इससे कैसे करप्शन ख़त्म होगी, कैसे ये तासुर ख़त्म होगा? तो ये दोबारा शुरू करें। जी आप ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि कराची तो पीपल्स पार्टी का है, सिंध तो पीपल्स पार्टी का है, तो क्या PTI बिल्कुल सिंध से अभी जो है वो हाथ उठा चुकी है और ये पीपल्स पार्टी वाले कर दिया गया है? नहीं जी, देखें, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी पार्टी मुतहर्रिक हो रही है और हुई भी है सिंध में। हम उस जो पीपल्स पार्टी का जो एक जो उन्होंने अपना ये तासुर दिया हुआ था कि ये सिंध पीपल्स पार्टी का, और मैं आपको बताऊं एक बात, ये बड़ी अहम बात है। देखें, जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया है, मेरा ख्याल है ज़ियाउल हक ने भी नहीं पहुंचाया। ऐसी जो बदनीयती थी 18वीं तरमीम के लिए, वो यही था कि उन्होंने अपने लिए एक सल्तनत सी बना दी। वो सल्तनत इसलिए बना दी बिकॉज उनको इससे कोई गर्ज नहीं था कि पूरे मुल्क में उनकी हो। ये उन्होंने, आपकी जरदारी साहब की जितनी भी नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें यही रहा है कि जी हमें इधर रहने दें, बाकी जो है तो आप जो भी करते हैं वो करें। उन्होंने सौदाबाजी की है सिंध के अवाम पे। आप कहते हैं 18वीं तरमीम ला के सौदेबाजी की है जरदारी ने? उसकी वजह यही थी कि 18वीं तरमीम का मकसद तो ये था कि जितने भी सूबे हैं वो अपने उसके जो वसाइल हैं, उनकी जो जितने भी शोबे हैं उसमें वो उनका कंट्रोल हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये इसी चीज़ पे अगर राज़ी हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में ही रहेगी, सिर्फ रूरल सिंध में रहेगी, तो मैंने तो पीपल्स पार्टी के हिसाब से कह रहा हूँ। ये बता दें, आपने कहा एमनेस्टी देते हैं, PFC नहीं देते हैं। आपने कहा कि PDM की हवा निकल चुकी है। सबकी तनकीद का अपोजिशन हो या हुक्मरान जमात, सबकी तनकीद का हदफ और जो वो इदारे यानी जो पाक फौज होती है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं भाई सियासतदान की जो फौज की जो तनकीद नहीं बना, तो मौलाना फजल रहमान भी फौज की तनकीद का निशाना बनाते पिंडी मार्च कर रहे थे 5 फरवरी को, फिर वो पिंडी में मेला सजा रहे हैं, बात न्यू कश्मीर जा रहे हैं।